राजपूत आत्महत्या मामले में उनकी करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती आज अग्रिम जमानत की याचिका दे सकती हैं। इस बीच बिहार में रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज होने पर मुंबई पुलिस का कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर पीड़ित परिवार ने मुंबई पुलिस से कोई जानकारी साझा नहीं की और न ही कोई शिकायत की है। मुंबई पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि वो जांच में बिहार पुलिस की पूरी मदद करेगी। रिया चक्रवर्ती पर केसरिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई है। खबर है सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात करने के बाद सुशांत के पिता ने यह एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद बिहार पुलिस की एक टीम इस जांच के लिए मुंबई पहुंच गई। खबर है कि बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती के सीए, उनके मैनेजर, सुशांत के सीए और सुशांत के मैनेजर से पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस की टीम रिया और उनके परिवार वालों से भी पूछताछ कर सकती है और जरूरत अगर पड़ी तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसी मामले में कानूनी सलाह के लिए बीती रात रिया ने अपने वकील से करीब 3 घंटे बातचीत की। आपकी टीम जो है वो मुंबई पहुंची है, किन किन बातों को लेकर के छानबीन शुरू? उनके पिता की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उस एफआईआर में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब पर छानबीन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आईजी सर के आदेश के अनुरूप टीम गई हुई है, मुंबई पहुंची हुई है और कुछ तथ्यात्मक जो तथ्य हैं उस घटना से संबंधित उनकी छानबीन की जा रही है। क्या रिया चक्रवर्ती के अकाउंट की भी छानबीन की जाएगी? जिस ढंग से सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके रहे जो बातें कंप्लेन में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो उस एफआईआर की हमारी जो तथ्य हैं उसमें उनकी छानबीन के लिए आवश्यक होंगे, उन सभी, चाहे वो अकाउंट डिटेल हो या अन्य कोई भी डिटेल हो, उन सभी तथ्यों की जानकारी के लिए और उनकी सही स्थिति पता करने के लिए ही टीम वहाँ गई है और वो अपना कार्य कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 1.5 महीने बाद अब उनके परिवार ने इस मामले में बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में सुशांत की करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के नाम हैं, जिनमें रिया के अलावा इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी के नाम शामिल हैं। सुशांत के पिता ने रिया और उनके घर वालों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। सुशांत के पिता का आरोप है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत रिया ने सुशांत से दोस्ती की। यही सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि सुशांत की मौत से पहले 8 जून को रिया उसके घर में रखे कैश, गहने, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और सारे पासवर्ड लेकर चली गई थी। इतना ही नहीं, जब सुशांत ने रिया की हरकतों का विरोध किया तो उसने सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत को पागल घोषित करने की धमकी तक दे दी। सुशांत के पिता के मुताबिक रिया ने 1 साल के अंदर सुशांत के एक बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए भी निकाले थे। एफआईआर में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रिया ने भूत प्रेत का डर दिखाकर सुशांत को मकान बदलने के लिए मजबूर किया था और बाद में इलाज के बहाने सुशांत को दवाओं का ओवरडोज भी दिया गया था। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष सिंह हमारे साथ क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए हैं मुंबई से, वहीं अंधेरी से विवेक गुप्ता रिया के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। विवेक, पूछताछ के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कब तक हो सकती है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ? अर्पिता, देखिए, इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और उनके परिवार वालों के खिलाफ 6 लोग के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है पटना के पुलिस स्टेशन में। उसके बाद पटना जो बिहार पुलिस की टीम है, 4 लोग की टीम है, वो मुंबई पहुंच चुकी है। अब जब भी कोई दूसरे राज्य से वो पुलिस से महाराष्ट्र में आती है तो नोडल एजेंसी यहाँ पर क्राइम ब्रांच होती है और मुंबई में पूरा मामला है तो मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी नोडल एजेंसी है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ पटना पुलिस के जो लोग हैं वो मुंबई के जुहू स्थित, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जुहू स्थित प्राइम रोज अपार्टमेंट और सी जगह पर रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं और बताया जा रहा है कि जैसे ही पटना पुलिस अंधेरी क्राइम ब्रांच में पहुंचेगी, उनके साथ क्राइम ब्रांच के कुछ लोग होंगे, साथ ही साथ महिला अधिकारी भी साथ में होंगी।
पूरी टीम तैयार होने के बाद सबसे पहले वो जुहू स्थित जो रिया का घर है वहां पे आएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। लेकिन रिया के ऊपर जो मामले दर्ज हुए हैं वो काफी संगीन धाराओं के तहत दर्ज हुए हैं। उसमें चीटिंग और अबेटमेंट, ये दोनों मामले दर्ज हुए हैं, दोनों नॉन वेलवेल ऑफेंस हैं और इसी बात से रिया को डर है कि उनकी गिरफ्तारी पूरे मामले में संभव हो सकती है। यही वजह है कि रिया ने कल तकरीबन 3 घंटे तक अपनी लीगल टीम से बातचीत की और बातचीत करने के बाद अब ये तय करेगी कि इस पूरे मामले में एबीए यानी कि एंटीसिपेटरी बेल वो अप्लाई करती है या नहीं। लेकिन जो उनके वकील हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक उन्होंने एबीए अप्लाई नहीं किया है। इसको लेकर वो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों से लगातार संपर्क में है कि वो कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करती है या नहीं। लेकिन अभी पूरा मामला काफी ज्यादा गहराता जा रहा है क्योंकि एक तरफ मुंबई पुलिस है और दूसरी तरफ पटना पुलिस है। मुंबई पुलिस का दावा है कि उनकी पूछताछ में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं आया था कि जिसमें यह कहा जा सके कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए निकाले गए। दूसरा जो तथ्य था कि इसमें उसे जो मेडिकल स्टेटस उसकी रिपोर्ट लीक करने की वजह रिया चक्रवर्ती ने बताई थी। मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने उन्होंने 8 घंटे तक रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट लिया था, वहां पर ऐसी जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उन्होंने भी इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को नहीं दी थी। लेकिन दूसरी तरफ पटना पुलिस में ये एफआईआर हुई है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता है के सिंह, उन्होंने बाकायदा मामला दर्ज कराया और संगीन आरोप लगाए। पहला आरोप यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, कहां गए हैं, किसके पास गए, इसकी जांच की जाए। दूसरा जो बड़ा आरोप लगाया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट छुपाने के लिए रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत को ब्लैकमेल करती थी कि वो मीडिया में लीक कर देंगे और बॉलीवुड के कई जगह मेडिकल रिपोर्ट लीक कर देंगे ताकि उन्हें काम नहीं मिल पाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि उनकी मेडिकल स्थिति बिगाड़ने के लिए रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार लगातार उन्हें मेडिसिन का हैवी डोज देता था। तो ये 3 बड़े आरोप सुशांत सिंह के पिता ने लगाए हैं। इसी आधार पर पटना पुलिस ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की है और जांच करने के लिए उनकी 4 लोगों की टीम बाकायदा मुंबई में है। और बताया जा रहा है कि इस पूरी जांच के लिए क्राइम ब्रांच साथ में रहेगी, पटना पुलिस के साथ में रहेगी और संभव ये भी है कि कुछ देर बाद जो मुंबई क्राइम ब्रांच और पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं जो आए हुए हैं पटना से, वो रिया के घर पे आएंगे और उनसे पूछताछ और स्टेटमेंट भी लेंगे। आशीष, आपके पास क्या जानकारी, क्राइम ब्रांच का अगला रुख क्या होगा? क्योंकि 1.5 महीने के बाद, हालांकि पिता जो है उनके सुशांत के, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, कई गंभीर बातें इस पर कही हैं। जो पूछताछ रिया से हुई थी उसमें क्या इस तरीके का कोई जिक्र हुआ था? क्या कोई जानकारी है आपके पास? जी, शुरुआती पर सबसे पहले मैं बता दूं कि क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर जो मौजूद है उससे जो है लोकल कोऑर्डिनेशन मांगा जाएगा। बिहार पुलिस की जो टीम यहाँ पे पहुंची हुई है वो लोकल सपोर्ट मांग रही है ताकि जो भी कार्रवाई हो वो एक लीगल टर्म्स में हो। जहां तक उबर का जानकारी उबर का सामने आई है, बिहार पुलिस यहां से उस बैंक में जाएगी जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का बैंक अकाउंट था, वहां से उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वो डिटेल्स निकाली जाएंगी, जो डिटेल्स साफ तौर पे आरोप लगाए हैं परिवार ने, ताकि वो साबित हो सके। उसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में जो उनके मैनेजर हैं महेश शेट्टी और साथ ही साथ श्रुति मोदी, जिनका नाम आरोपों की लिस्ट में आया है, उनका भी बयान दर्ज किया गया था। उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने साफ तौर पर बताया था कि किसी भी पूरे मामले की जांच में जो बयान हुआ था, चाहे रिया चक्रवर्ती का बयान हुआ था, चाहे श्रुति मोदी का बयान हुआ था, उन दोनों ही बयानों में एक बात आज सामने आई थी कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे, लेकिन उन्होंने जो कंपनीज खड़ी की थी वो अपने तौर पर खड़ी की थी, खुद से खड़ी की थी। तो ऐसे में कोई भी जो है पुलिस की जानकारी के मुताबिक बयान में ऐसी कोई भी सस्पिशियस चीज उभर कर सामने नहीं आई थी रिया के और श्रुति मोदी के बयान में। लेकिन अब जब बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया है तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू होगी उसमें श्रुति मोदी का से भी बयान दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा सबसे अहम बात, बैंक के ट्रांजेक्शन डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस उनकी बहन मीतू से बयान दर्ज करने के लिए मलाड जाने वाली है, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि वही एक प्राइम विटनेस है। जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी तो वहां पर मौजूद थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी इन्वेस्टिगेशन एक नए सिरे से खोलने की तैयारी में है बिहार पुलिस। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि रिया से भी पूछताछ हो सकती है, सुशांत की बहन से भी पूछताछ हो सकती है। आशीष, इस बीच ये भी जानकारी मिल रही थी क्योंकि रिया से जब पूछताछ हुई थी तो रिया ने कहा था कि सुशांत ने ही उन्हें कहा था कि वो घर छोड़कर चले जाए। अब परिवार वालों का ये आरोप है कि क्रेडिट कार्ड उनका लेकर चली गई, लैपटॉप लेकर चली गई, कैश लेकर चली गई। तो जब पुलिस वहां पर पहुंची थी उस वक्त जब सुशांत की डेड बॉडी वहां पर थी, तो क्या ये सारी चीजें पुलिस को वहां से नहीं मिली थी? जी, सुशांत के मामले में जो है रिया का जो बयान था उसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि किस तरह से वो जो है शुरुआती दौर में 2012 में जो है सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी, दोनों के बीच नज़दीकियां बनी। 2015-16 तक उन्होंने यशराज को छोड़ा और इसके बाद फ्री हैंड होकर जो है काम करने के लिए बॉलीवुड में उतर पड़े थे। लेकिन इस दरमियान
किसी भी तरह का दोनों के बीच विवाद नहीं था। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन के दौरान वो उनका ख्याल रखती थी। उन्होंने डॉक्टर के पास उनको जब उनकी दिमागी हालत डिस्टर्ब हुई तो ऐसे में साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना, साथ ही साथ दवाओं का पूरा ख्याल रखना, ये सभी काम जो है रिया करती थी। और ये बात रूमी जाफरी जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनके भी बयान में इस बात की पुष्टि हुई थी कि रिया ने ही उन्हें बताया हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है हालत वो नाजुक बनी हुई है। और साथ ही साथ एक चीज़ सबसे अहम कि रूमी जाफरी ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें जो जानकारी मिली थी जब सुशांत सिंह राजपूत अस्पताल में एडमिट थे तो उन्हें बताया गया था कि उन्हें डेंगू हुआ है। ये बात उनके परिवार के स्टेटमेंट में भी आई है और ये दोनों ही जगहों पर रिया ने ही बातें जो है वो बताई हुई थी। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में अब रिया आती हैं। बिल्कुल आशीष और विवेक, आप नजर बनाए रखिए और अपडेट के लिए आपका रुख जरूर करेंगे। बिहार में भी भारी बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। तो अब बात जल प्रलय की। असम से लेकर बिहार और हिमाचल और उत्तराखंड तक बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 15 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो बेहाल है। 7 तस्वीरें ये टीवी स्क्रीन पर। बिहार में दरभंगा के कई इलाकों में सड़क और मकान पूरी तरह से पानी में डूब गए। असम के मोरीगांव में जंगल में पानी भरने से गैंडे बस्ती में आ गए। बिहार के खगड़िया में बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोगों को खाना बांटा जा रहा है, जबकि बिहार के सिवान में घर वालों की लापरवाही की वजह से बच्चे जिंदगी से खिलवाड़ करके पानी में छलांग लगाते दिखाई दिए। उधर हिमाचल के कांगड़ा में तेज बहाव में फंसे लोगों को बचाया गया, जबकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ खिसकने से रास्ते बंद हो गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सड़क पर चट्टानें गिरने से रास्तों पर आवाजाही पर असर पड़ा। सबसे पहले बिहार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार के अररिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। नेपाल के पास बंकरा नदी में आए बाढ़ में लोग जान हथेली पर रखकर अब नदी पार करने को मजबूर है। प्रशासन ने नदी पार करने के लिए नाव भी मुहैया नहीं कराई है। जैसे तैसे गांव वाले जुगाड़ की नाव से नदी पार कर रहे हैं तो पानी नाव में भर जाता है और यहाँ तक कि कैमरे के सामने भी नाव में पानी भर गया और पानी को नाव से निकाला गया। फिर बड़ी मुश्किल से नाव पर लोग सवार हुए और उस पार पहुंचे हैं। वहीं अब ये तस्वीर बिहार के दरभंगा की, जहां पर कई इलाकों में बाढ़ की वजह से गांव के गांव पानी में डूब गए। दरभंगा में कमला नदी और बागमती नदी उफान पर है और कई इलाकों का शहर से संपर्क कट गया। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है और कई जगहों पर तो 15 फीट तक पानी भर चुका है। दरभंगा जिले के असराहा इलाके में कमला नदी और बागमती नदी उफान पर है और इस इलाके के कई ऐसे बस्ती हैं जो शहर से कट गए हैं और आपकी नजरें जहां तक जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। हम जहां खड़े हैं इसके आगे आपको जाने पर 12 से 15 फीट तक पानी मिलेगा और ऐसे में कई ऐसे गांव हैं जो शहर से कटे हुए हैं। सामने ये असराहा का दूसरा बस्ती है जहां पर 15 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है और कई ऐसे घर हैं जहां पर 5 फीट से ज़्यादा पानी है। ऐसे में उस इलाके के लोग किस हालात में रहते होंगे और कैसे बाहर आते जाते होंगे यह महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। और हम अभी असराहा गाँव के मुख्य सड़क पर खड़े हैं जहाँ की तेज पानी का बहाव है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच नेपाल के साथ बिहार में भी भारी बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस इलाके के लोगों को बाहर निकलने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो पता नहीं आप कहां जाएंगे, क्योंकि तेज धार है और इस तेज धार में बाहर निकलना भी काफी मुश्किल काम है। ऐसे में जो दूसरा हिस्सा है उस गांव के लोग कैसे बाहर आते होंगे यह महज अंदाजा लगाया जा सकता है और यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर उस इलाके के रहने वाले लोग किस हालात में रहते होंगे और क्या खाते होंगे। पानी तो लगातार बढ़ रहा है और जहां हम खड़े हैं ये तो मुख्य सड़क है। ऐसे में पानी बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है इससे पहले इतनी बड़ी आफत आज तक नहीं आई
एक तरफ हम कोरोना को झेल रहे हैं, दूसरी तरफ हम बाढ़ को झेल रहे हैं और तीसरी तरफ ऊपर से पानी का बरसात को झेल रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसको फॉलो करूं, कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करूं या बाढ़ की गाइडलाइन को फॉलो करूं या बरसात को फॉलो करूं। यही कारण है कि आज जो है हम लोग एक गांव में रहकर दूसरे मोहल्ले नहीं जा सकते हैं, इतना बुरा हाल है पानी का जो है। और उसके बाद भी जो भी यहाँ पर लोगों को जो खाने पीने का जो मामला है, नाव के थ्रू या जो भी किसी भी तरह से साधन करके जो है एक दूसरे तरफ से चले जाते हैं। हमारे यहाँ लाइट अभी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, संपर्क टूट चुका है लोगों से बिल्कुल जो है। और अभी देख सकते हैं, अभी हम जितना ये मेन मुख्य सड़क है जो खिरमा को और जो है एक जिला को दूसरे जिला को जोड़ता है। ये वहीं भारी बारिश के सितम से जूझते हिमाचल के कांगड़ा में एक बरसाती नाले में एक आदमी सैलाब के बीच में फंस गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वहां कई घंटे लगातार हुई बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ गए, जिसके बाद एक बरसाती नाले ने रौद्र रूप ले लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी भी उसमें फंसा दिखा। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। इसके बाद उसे बचाने के लिए कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नाले में उतरते दिखाई दिए। बताया गया काफी कोशिश के बाद बचाव दल की मदद से उसे सुरक्षित बचा लिया गया। ये तस्वीर असम की, जहां पर भारी बारिश और बाढ़ की वजह से मोरी गांव में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पानी भरने से गैंडे भी अब रिहायशी बस्तियों की तरफ जा रहे हैं। जंगल में पास से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भर गया है और इस पार्क का ज्यादातर इलाका पानी में डूब चुका है और जान बचाने के लिए पार्क में रहने वाले जानवर बस्तियों का रुख कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से पार्क का हैंगिंग ब्रिज भी टूट गया और फिलहाल इसे लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। अब तक इस पार्क में एक गैंडे की मौत भी हो चुकी है। एक राहिनो का डेथ हुआ है, 3 वाइल्ड बफेलो एंड 2 वाइल्ड बोर का ड्यू टू डेथ। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे कल्वर्ट जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, हाईलैंड डैमेज हुआ है और हमारा कुछ बोट भी डैमेज हुआ है, कंट्री बोट डैमेज हुआ है और कुछ तो कम्प्लीटली ही डैमेज हो गए हैं ड्यूरिंग पेट्रोलिंग। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में नदी में डूब रही एक महिला को मंदिर के एक साधु और वहां पर मौजूद एक शख्स ने बचा लिया। चंपावत के पंचेश्वरी काली नदी में एक महिला डूब रही थी। नदी में बहाव इतना तेज था कि महिला एक बार तो पूरी तरह पानी में डूब गई और इसी दौरान किराने पर मौजूद एक साधु ने महिला को बचाने की कोशिश शुरू की। साधु ने एक डंडे को महिला की तरफ बढ़ाया ताकि महिला उसे पकड़कर किनारे तक आ जाए, लेकिन पहला प्रयास सफल नहीं हुआ। इसके बाद साधु ने फिर कोशिश की पर इस बार महिला ने डंडे को पकड़ लिया। महिला जैसे ही किनारे तक पहुंची, वहां पर मौजूद एक और शख्स ने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। और इसी बीच खबर मिल रही है कि अमिताभ बच्चन की सेहत की वजह से इस बार कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग में देरी हो सकती है। अमिताभ बच्चन अभी कोरोना की वजह से मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में उन्हें डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक सोनी टीवी के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग 28 सितंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से जुड़े जो दिशा निर्देश जारी किए उनके मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र के कलाकारों को सेट पर शूटिंग की इजाजत नहीं है। और यही वजह है कि कोरोना की चपेट में आने से पहले अमिताभ बच्चन ने अपने घर पर ही केबीसी के प्रोमो की शूटिंग की थी। लेकिन अब अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग कब शुरू कर पाएंगे ये तय नहीं है। कोरोना के खतरे और अमिताभ बच्चन की तबीयत को देखते हुए केबीसी की शूटिंग फिलहाल मुश्किल में नजर आ रही है। शिखा धारीवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिखा, प्रोमो तो शूट हुआ था, फिर अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी और अब क्या संभावना दिख रही है, कब तक हो सकती है इसकी शूटिंग की शुरुआत? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसके बाद से ही केबीसी की शूटिंग लगातार खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि गाइडलाइन के मुताबिक 65 साल से ऊपर के कलाकार हो या टेक्नीशियन हो या डायरेक्टर हो, 65 साल से उम्र के ज्यादा के व्यक्ति को शूटिंग करना, सेट पर एंट्री अलाउड नहीं है। इसी के चलते अमिताभ बच्चन ने कोरोना की चपेट में आने से पहले कौन बनेगा करोड़पति के ऑडिशन प्रोमो घर पर शूट किया था, जो अभी सोनी टेलीविजन पर ऑन एयर चल रहा है। लेकिन क्योंकि अमिताभ बच्चन की तबीयत
पहले से बेहतर बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उनको अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है। तो ऐसे में उनसे जुड़े सूत्रों की माने तो अभी तक ये तय नहीं है उनकी तबीयत के चलते कि वो कब से काम पर लौटेंगे और कब से शो की शूटिंग शुरू करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार से भी अपील की गई थी कि इस गाइडलाइन में बदलाव किया जाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कहा क्योंकि ये गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है, तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार इस गाइडलाइन में बदलाव नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में अर्पिता, साफ तौर पर जाहिर है एक तरफ तो अमिताभ बच्चन की अभी तक तबीयत ही ठीक नहीं है और ये बात साफ नहीं है कि वो कब काम पर लौटेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक भी अभी उन्हें सेट पर शूटिंग करने की इजाजत नहीं है। जी।